अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और ये जो एनालिसिस है, इस जो एनालिसिस का ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आज जो है हम टू कंपनीज़ के डेटा को डिस्कस करेंगे। यानी कि ये एनालिसिस जो है अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। द फॉलोइंग इज़ द डेटा रिलेटेड टू ए लिमिटेड and B Limited, the two competitors, taking from the income statement for the year ended December 31st 2013 and balance sheets as at December 31st 2013. All figures are in million of rupees। यानी कि कह रहे हैं कि जो आपको नीचे डेटा दिया हुआ है ये रिलेट कर रहा है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड से, जो कि दो कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, जो कि इनकी इनकम स्टेटमेंट से हमने लिया है ये डेटा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट दिसंबर 31st 2013 का और बैलेंस शीट जो है वो एज आ दिसंबर 31st जो है उसको ली गई है। ठीक है, उसके बाद ए लिमिटेड का जो है डेटा हमें गिवन है और बी लिमिटेड का डेटा जो है वो गिवन है। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल नेट है, यानी कि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट जो है वो लेस हुआ है। इन्वेंट्री है, बिल्डिंग नेट है, फर्नीचर नेट है, इनका डेप्रिसिएशन लेस है। अकाउंट पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग, नेट सेल्स, ऑल ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, बी लिमिटेड का डेटा गिवन है हमें। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कह रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल नेट एंड इन्वेंट्री ऑफ ए लिमिटेड ऑन Jan 1st 2013 वर 1200 मिलियन एंड 2000 मिलियन रिस्पेक्टिवली अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि हमें एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकालने के लिए जो है अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग और इन्वेंट्री का ओपनिंग ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग और ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल का और इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस जो है हमें दिया हुआ है। उसके बाद रिक्वायर्ड कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर बोथ कंपनीज: करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, इक्विटी रेशो, डेब्ट रेशो, अकाउंट रिसीवेबल टर्न, इन्वेंट्री टर्नओवर, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं तमाम फार्मूलाज को डिस्कस कर चुका हूँ। और ये आज जो है इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की मतलब फार्मूलाज या जो रिक्वायरमेंट मांगी हो तो आप क्या करें, सबसे पहले सपोर्टिंग कंपटीशन कर लें। आपको पता है इन फार्मूलाज के अंदर हमें क्विक रेशो चाहिए, नॉन क्विक रेशो चाहिए, सॉरी क्विक एसिड चाहिए, क्विक एसिड चाहिए। ठीक है, नॉन करंट एसिड चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए, शेयर होल्डर इक्विटी चाहिए। तो आप क्या करें, सबसे पहले उनकी कंपटीशन कर लें ताकि जो है आगे जाके आपको सिर्फ जस्ट फार्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करनी हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब कंपैरिजन करना है तो मैंने इसलिए दो पेज लिए हैं। कंपैरिजन करना है, यहाँ पर मैंने एक कंपनी के एसिड जो हैं वो कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर बी लिमिटेड के जो हैं वो मैंने एसिड को कैलकुलेट किया है। अब जब कंपैरिजन की बात थी इसलिए जो है हमने आमने एक दूसरे के सामने वाले पेजेस हमने लिए हैं। ठीक है, क्विक एसिड, कैश, फिर बताता चलूँ क्विक एसिड वैसे एसिड जो कि इजीली जो है कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, यानी कि जो बहुत ही जल्द कैश की सूरत में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास एक कंपनी का। देखें एक कंपनी का हमने कितना है कैश 1200, अकाउंट रिसीवेबल नेट था 1000, वो ले लिया हमने। तो टोटल क्विक एसिड आ गए, नॉन क्विक एसिड ले लिए हमने। इसी तरह एक कंपनी के लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट्स और टोटल नॉन करंट एसिड ले लिए जो कि 9800 मिलियंस ऑफ क्यूब। मिलियन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें सवाल में कहा गया था ऑल फिगर्स आर इन बिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी कि तमाम फिगर्स जो हैं ये मिलियंस में है। तो अब सब वैल्यू को आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो फाइनल आंसर हो उसके साथ आप मिलियन लिख दें तो ये बेहतर है। यहाँ पर बी कंपनी के बी लिमिटेड के जो है कंपनी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि लफ्ज़ किस कंपनी के साथ लिमिटेड लग जाए तो वो कंपनी ही कहलाती है। बेसिकली हम कंपनी के साथ ही वर्ड लिमिटेड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए जो है बार बार कंपनी कह रहा हूँ। ठीक है, तो करंट एसिड में दो तरह के एसिड हैं, क्विक और नॉन क्विक।
उसको हम दोनों को ले लिया, नॉन करंट एसेट ले लिया बी कंपनी, बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड के डेटा से मैंने देख कर कैश, अकाउंट रिसीवेबल और सारे उसके एसेट्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हमें लाइबिलिटीज़ की नीड होती है, तो मैंने पहले ए लिमिटेड का लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया, फिर बी लिमिटेड को, फिर इसी तरह शेयर होल्डर इक्विटी को ए लिमिटेड की कैलकुलेट किया और बी लिमिटेड की शेयर होल्डर इक्विटी को हमने कैलकुलेट किया। तो शेयर होल्डर इक्विटी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसमें सिंपली जो हमें शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग दिए हुए थे उसको ऐड करके सिंपली कैलकुलेट किया है। और बेसिकली जो शेयर होल्डर इक्विटी है इसके अंदर आपको पता है कि 4 चीज़ें होती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटर्न अर्निंग, कैपिटल रिज़र्व, ठीक है। और अगर डिस्काउंट होगा, शेयर डिस्काउंट, तो वो लेस करवाएंगे, और अगर रिटर्न अर्निंग का डेबिट बैलेंस होगा तो भी हम क्या कराएंगे, इस शेयर होल्डर इक्विटी को कैलकुलेट करते हुए लेस करवाएंगे। अब डेबिट बैलेंस नहीं था, क्रेडिट ही था, इसलिए हमने इसे क्या किया, सिंपली ऐड करवा दिया, ठीक है। ए कंपनी की, ए लिमिटेड की हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ गई, बी की भी आ गई, ए कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी, और बी लिमिटेड की भी हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। तो अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि आपने करंट रेशो कैलकुलेट करनी है। करंट रेशो का फार्मूला क्या है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब हमें करंट रेशो क्या बताता है, करंट रेशो बताता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका एसेट के मुकाबले में आपका रेशो क्या है, यानी कि अगर आपके पास एक रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं तो आपके एसेट कितना है, यानी कि दो रेशो के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ क्या, सॉरी करंट रेशो हमें क्या बता रहा है कि आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करने का जो रेशो है वो एसेट के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है। तो हमने करंट एसेट को डिवाइड कर दिया करंट लाइबिलिटीज़ से, तो हमारे पास करंट रेशो आ गया कि अगर लाइबिलिटीज़ हमारी 1 रुपये हैं तो हमारे पास उससे दुगने एसेट मौजूद हैं, यानी कि 2.35 जो हैं हमारे पास एसेट मौजूद हैं, यानी कि उससे दुगने एसेट मौजूद हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्विक रेशो। क्विक रेशो से हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करने के लिए आपकी क्विक एबिलिटी कितनी है, क्विक एबिलिटी कितनी है। अच्छा, अब यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं दोनों के, यानी कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के जो करंट रेशो है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों को देखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इनकी एबिलिटी दुगनी है, इनकी एबिलिटी क्या है, दुगनी है, यानी कि उनकी लाइबिलिटी अगर 1 रुपये लाइबिलिटी है तो 2 रुपये से ज़्यादा जो हैं उनके पास करंट एसेट मौजूद हैं। और करंट रेशो, सॉरी बी लिमिटेड का करंट रेशो क्या है कि उनकी लाइबिलिटी अगर 1 रुपये है तो उनके पास 2 रुपये के एसेट मौजूद हैं, यानी कि इनके पास भी एबिलिटी उतनी ही है तकरीबन। ए लिमिटेड की थोड़ी सी कुछ पैसे जो हैं वो ज़्यादा हैं, शो हो रहे हैं हमारे पास, लेकिन क्या है कि इनकी एबिलिटी भी लाइबिलिटी से दुगनी है। अगर 1 रुपये लाइबिलिटी है तो 2 रुपये के इनके पास करंट एसेट मौजूद हैं, यानी कि ये इजीली अपनी क्या कहते हैं उससे करंट लाइबिलिटीज़ को अब आसानी पे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद क्विक रेशो, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्विक रेशो हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो हमारी जो करंट लाइबिलिटी है उनको पे ऑफ करने के लिए हमारे क्विक एसेट की एबिलिटी कितनी है, यानी कि हमारे पास क्विक एसेट कितनी जल्दी उन एसेट को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं। तो क्विक एसेट हमारे पास 2200 के हैं और जबकि करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारी 2000 की, ए लिमिटेड की, ठीक है। तो रेशो क्या बना, 1.1:1, यानी कि अगर 1 रुपये की हमारी लाइबिलिटी है तो हमारे पास क्विक एसेट की एबिलिटी कितनी है, 1.1, एक रुपये से 1 पैसा ऊपर हमारे पास क्या है, क्विक एबिलिटी मौजूद है, जिससे जो है हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ बआसानी बहुत जल्द कर सकते हैं। और बी लिमिटेड का क्या है देख लेते हैं। बी लिमिटेड क्विक एसेट कितने हैं उसके, 4700 के, करंट लाइबिलिटीज़
3000 है इसकी, ठीक है। तो रेशो क्या बना, 1.5666 रेशो 1, यानी कि अगर आपके पास आपकी बी लिमिटेड की 1 रुपये के उसके पास अगर करंट लाइबिलिटीज़ हैं तो उसके पास तकरीबन 1.5 रुपये मौजूद हैं क्विक एसेट के, 1.5 रुपये क्या हैं मौजूद हैं क्विक एसेट के, यानी कि अगर वो चाहे तो अपने क्विक एसेट को यूज़ करते हुए अपने करंट लाइबिलिटीज़ को आसानी क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल हमें बताता है कि जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको अपने करंट एसेट के साथ पे ऑफ करने के बाद आया आपके पास इजाफ़ी कैपिटल आपका इजाफ़ी एसेट आपके मौजूद हैं या नहीं। यानी कि अगर आप अपनी करंट एसेट से करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं तो क्या आया आपके पास आपके करंट एसेट बचते हैं या नहीं। तो हमने करंट एसेट थे ए लिमिटेड के 4700, जिसके अंदर से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस किया तो हमारे पास 2700 के करंट एसेट मौजूद हैं, जिससे हम अपना जो एक वर्क जो है ए लिमिटेड जो है वो अपना वर्क जो है कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं बी लिमिटेड की कंडीशन क्या है वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल 6000 उसकी करंट एसेट हैं और 3000 उसकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो अब 3000 रुपये उसके पास उसके करंट एसेट बच गए, यानी कि वर्किंग कैपिटल उसका बच गया, यानी कि ए लिमिटेड से ज़्यादा बी लिमिटेड के पास उसका इजाफी कैपिटल मौजूद है। ए लिमिटेड से ज़्यादा, ए लिमिटेड का देखें 2700 है, उसका 3000 है, यानी कि उसके पास जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है वर्किंग कैपिटल की ए लिमिटेड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विटी रेशो। इक्विटी रेशो हमें बताता है कि आपके पास जो टोटल एसेट हैं उसके अंदर शेयर होल्डर इक्विटी का कितना हिस्सा है। इक्विटी रेशो क्या बताता है हमें कि आपके पास जो टोटल एसेट हैं आपके उसके अंदर शेयर होल्डर इक्विटी का कितना हिस्सा मौजूद है। शेयर होल्डर इक्विटी 7800 है हमारे पास, टोटल एसेट 9800 है, ठीक है। तो हमने इनको डिवाइड किया था, हमारे पास आंसर आया 0.7959 यानी कि अगर हमारे पास 1 रुपये का अगर हमारा एसेट है तो उस 1 रुपये के अंदर 0.7959 क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा है। अगर हम इसका रेट निकाल लें तो 0.7959 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, परसेंटेज निकालने सॉरी, ठीक, तो हमारे पास आंसर आएगा 79.59%, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपये का हमारे एसेट है तो उसके अंदर 79 जो है वो कहाँ से आया, उस 100 रुपये में 79 कहाँ से आए, शेयर होल्डर इक्विटी ने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, ठीक है। जो शेयर होल्डर से उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 79% उस 100 रुपये के अंदर। 100 रुपये का अगर हमारा एसेट है तो उसके अंदर 79% क्या है, हमारे शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा है, ठीक है। और इक्विटी बी लिमिटेड की इक्विटी रेशो चेक कर लेते हैं। इनके पास शेयर होल्डर इक्विटी से 7500 और इनके टोटल एसेट 12000 हैं, यानी कि अगर इनका 1 रुपया एसेट है, 1 रुपये का एसेट है, उसके मुकाबले में अगर टोटल एसेट उसका 1 रुपये है और उसके अंदर से 0.625 क्या है उसका शेयर होल्डर इक्विटी ने इन्वेस्ट किया, यानी कि 1 रुपये के मुकाबले में टोटल एसेट के जो क्योंकि 1 रुपये है उसके अंदर 0.625 क्या है शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा है। और अगर इसका रेट निकालें तो हम रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.625 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5%। यानी कि अगर आपके 100 रुपये के एसेट हैं बी लिमिटेड के, 100 रुपये की अगर एसेट हैं तो उसके अंदर बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर इक्विटी ने इन्वेस्ट किए वो कितने थे, 62.5 शेयर होल्डर इक्विटी से आए और 100 बाकी जो हैं वो हो सकता है लाइबिलिटी से आए, क्योंकि आपको पता है कि जो एसेट हैं वो हमेशा बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी के, ठीक है। तो अब इनका कंपैरिजन करते हैं। ए लिमिटेड
कि शेयर होल्डर्स ने क्या किया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। शेयर होल्डर इक्विटी ने क्या किया है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जबकि बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी इन्वेस्टमेंट कम है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट रेशो। डेट रेशो हमें क्या बताता है कि आपके पास जो आपके टोटल एसेट हैं उसके अंदर लाइबिलिटीज़ का कितना हिस्सा है, जो टोटल एसेट हैं उसके अंदर लाइबिलिटीज़ का कितना हिस्सा मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ थी हमारी 2000 की ए लिमिटेड की, और टोटल एसेट थे 9800 के। तो जब हमने इन्हें डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.2040/1, यानी कि अगर 1 रुपये का हमारा एसेट है तो उसके अंदर से 0.2040 कहाँ से आए, लाइबिलिटीज़ से आए उस 1 रुपये के अंदर। अब इसका रेट निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। रेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 0.2040 को मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 20.40%। यानी कि अगर 100 रुपये के हमारे एसेट हैं उसके अंदर से 20% क्या है, हमारी लाइबिलिटी से आए। यानी कि 100 रुपये के अगर कोई एसेट है उसके अंदर से 20 रुपये जो हैं वो हमारी लाइबिलिटी से आए, तो हमने वो एसेट परचेज़ किया या इन्वेस्टमेंट की हमने। ठीक है, और डेट रेशो बी लिमिटेड का क्या कह रहा है कि 4500 के उसके पास टोटल लाइबिलिटीज़ थी और टोटल एसेट थे 12000 के। ठीक है, तो अब जब हमने डिवाइड किया इनको तो हमारे पास आंसर आया 0.375/1। ठीक है, यानी कि अगर 1 रुपये का हमारा एसेट है, 1 रुपये का क्या है हमारा एसेट है, और उसके मुकाबले में उस 1 रुपये के अंदर 0.375 हमारे लाइबिलिटीज़ से आए बी, यानी कि हमें हमारी मतलब बी लिमिटेड की लाइबिलिटीज़ से आए। तो अगर इसका हम परसेंटेज निकाल लें तो 37.5% जो है, यानी कि अगर 100 रुपये के बी लिमिटेड के एसेट थे तो उसके अंदर जो है आपका 37 पॉइंट यानी कि 37.5 रुपये जो हैं वो कहाँ से आए, उस 100 रुपये में से 37.5 रुपये कहाँ से आए, लाइबिलिटीज़ से आए। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बी लिमिटेड की इसको प्लस करते हैं 62.5% को, तो क्या आ जाएगा 9 और 0 और 1 और ये आपका 100 आ गया। यानी कि आपने इसे ठीक किया, 62% हमारे शेयर होल्डर इक्विटी से आए और 37.5% जो है हमारा कहाँ से आया, लाइबिलिटी से आया। तो 100 रुपये के हमारे एसेट परसेंटेज में आपको नज़र आ रहा है, तो 100 रुपये के हमारे एसेट हैं, यानी कि हमने सही किया एसेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ए लिमिटेड की इक्विटी से कितने पैसे आए थे, 79.59%। तो इनको भी हम प्लस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 100 ही आ रहा है, यानी कि 0.99 तो मतलब वो 100 ही हो जाएगा। ठीक है, अब वो कुछ कैलकुलेट करते हुए कुछ डिजिट जो है अगर आप मिस कर देते हैं तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। यानी कि 20 रुपये हमारी लाइबिलिटीज से आए और 79.59 जो है हमारी शेयर होल्डर इक्विटी से आए, तो हमारे टोटल 100 रुपये के एसेट बने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर हमें ये बताता है कि आपने जो सारा साल सामान बेचा उसके जो पैसे हैं वो साल में कितनी दफ़ा हमने कैलकुलेट किए। तो उसका फार्मूला क्या है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। यानी एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ओपनिंग प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, हमने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकाल लिया। नेट क्रेडिट सेल जो है हमें सवाल में ही गिवन थी। नेट क्रेडिट सेल हमें दी हुई है, ये नेट सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट 8000। ठीक है, एक कंपनी के, तो हमने इनको डिवाइड किया तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम क्या बताता है, इनके हमने कितनी बार जो है वो पैसे कलेक्ट किए, कितनी बार जो है वो पैसे कलेक्ट किए। तो 7.2727 अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स जो है इतनी बार जो है हमने पैसे कलेक्ट किए होंगे पूरे साल में। ठीक है, अब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज हमें क्या बताते हैं कि कितने दिन बाद हमें पैसे रिसीव किए, हमने कितने दिन बाद पैसे रिसीव किए।
तो टोटल साल में 365 दिन है, इनको डिवाइड कर दिया अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर टाइम से, तो हम डिवाइड करवाया तो हमारे पास 50 डेज़ आ गए अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि हम हर 50 दिन बाद जाकर जो है हमें हर 50 दिन बाद जाकर पैसे मिल जाते थे, हमें हर 50 दिन बाद जाकर क्या मिलते थे, पैसे मिल जाते थे। अब बी लिमिटेड का देखते हैं कि इनका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर यानी कि इनको कितने दिन बाद पैसे मिलते थे। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर नेट क्रेडिट सेल इनकी 6000 है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इनका आ रहा है 2250 रुपये, ठीक है। इनको डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आया 2.6666, ठीक है, यानी कि साल में तकरीबन 2.6 बार जो है हमने क्या किया, पैसे रिसीव किए, इतनी बार पैसे रिसीव किए। टाइम्स की बात आ रही है तो इतनी बार हमने क्या किए, पैसे रिसीव किए। अब इनको डिवाइड करवा दिया, टोटल जो एयर्स होते हैं इनके टोटल डेज़ इन ईयर जो होते हैं उसके अंदर उसके साथ जो है हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया, तो हमें पता चला कि 136 दिन बाद जाकर जो है हमें पैसे मिलते हैं, यानी कि साल में तकरीबन 2-3 दफ़ा जो है हमने पैसे रिसीव किए और 136 दिन बाद जाकर जो है हमें पैसे मिले, यानी कि फ़र्स्ट 136.87 या आप लोग कह लें 137 के बाद जो है 137 दिन के बाद हम गए पैसे लेने, फिर 137 दिन के बाद गए, तो हमें इस तरह 2 या 3 दफ़ा में पैसे हमें मिल गए, ठीक है। तो अब कंपेयर करते हैं कि किनको ज़्यादा जल्दी पैसे मिले, ए कंपनी को हर 50 दिन बाद मिल रहे हैं और इनको 137 दिन बाद मिल रहे हैं पैसे, तो अब किसका बेहतर है, इसका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो ए लिमिटेड का बेहतर है। और इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स हमें क्या बताता है कि आपकी इन्वेंट्री जो है आपके गोदाम में जो मौजूद है वो कितने बार आपके गोदाम से निकली, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री बता चुका हूँ, वैसे ही निकालेंगे जैसा कि ऊपर अकाउंट रिसीवेबल निकाला है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सवाल में दी हुई थी 4800, उसको हमने डिवाइड किया एवरेज इन्वेंट्री के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 2.1333, यानी कि तकरीबन साल में 2 दफ़ा गोदाम से हमारे जो है वो सामान इन्वेंट्री जो है हमारे गोदाम से वो गई, ठीक है। कितनी बार गई, 2 दफ़ा जो है माल हमारे गोदाम से गया। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ क्या बता रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज़ कितने, पूरे साल में 365 दिन, और उसको इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 171.0942 अप्रॉक्सीमेटली, कि हमारे पास जो है हमारी इन्वेंट्री जो है वो हर 171 दिन बाद जो है वो गोदाम से हमारे चली गई, यानी कि हर 171 दिन बाद, एक महीने के साल में 2 दफ़ा गई, तो हर 171 दिन बाद जो है हमारे इन्वेंट्री जो है हमारे गोदाम से चली गई। और बी लिमिटेड का देखते हैं कि इनकी इन्वेंट्री कितनी दफ़ा गई साल के, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम से पहले भी रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम का मतलब होता है कि हमारी इन्वेंट्री गोदाम से कितनी बार गई, तो इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, हमें इस डिवाइड कर दिया हमने 2000 को 1400 से, तो हमारे पास आंसर आया 1.4285, यानी कि हमारी इन्वेंट्री जो है वो तकरीबन साल में 1.4285 बार जो है वो हमारे गोदाम से गई है, तकरीबन ₹1.5 बन गया, मतलब बन रहा है, यानी कि तकरीबन 1.5 और 1.2 बार कह सकते हैं आप, या एक बार ही उससे थोड़ा कुछ दिन ऊपर, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज 365 दिन है और इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स 1.4285 है, तो तकरीबन 255 दिन बाद जो है हमारी इन्वेंट्री जो है वो गोदाम से गई। तो अब इनका माल जो है वो कम दिनों में गया, इनका ज़्यादा दिनों में गया, इनके इनका माल ए लिमिटेड का जो है वो माल जो है वो गोदाम से जल्दी चला जाता था और इनका जो है वो ज़्यादा दिनों में जाता था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी पसंद आई होगी।
और लेक्चर की तमाम चीज़ें जो हैं तो मैंने आपको बताई, वो आपको समझ में आ गई होंगी बआसानी। और इसके अंदर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफ़िज़।